एक बड़ी और बेहद सनसनीखेज खबर इस समय पश्चिम एशिया के जंग के मोर्चे से आ रही है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव जो है वो इस समय चरम पर है। ईरान की जो इस्लामी सेना है आईआरजीसी, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, उसने अमेरिका को सीधी और खुली चेतावनी दी है। ईरान ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि उसने अमेरिकी सेना की एक कथित घुसपैठ का न केवल करारा जवाब दिया है बल्कि एक मिसाइल दागकर अमेरिका को संदेश दे दिया है, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। ईरान की इस मिसाइल पर साफ साफ शब्दों में लिखा था, जब तक आखिरी अमेरिकी सैनिक इस क्षेत्र को छोड़कर नहीं चला जाता। ईरान की आईआरजीसी का दावा यह है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के होर्मुजगान प्रांत में सिरिक द्वीप पर एक टेलीकम्युनिकेशन टावर को निशाना बनाया था। इसके तुरंत बाद ईरान की एरोस्पेस फोर्स ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी एयरबेस को पलटवार कर निशाना बनाया, जहां इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ईरान का दावा यह है कि जो उसकी मिसाइलें हैं, अमेरिकी ठिकानों को उसने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। साथ ही अब ईरान ने खुली धमकी दी है कि अगर ऐसी कोई भी गुस्ताखी अमेरिका आगे से करेगा, यानी जो पूरे दक्षिणी ईरान का जो क्षेत्र है उसमें कभी बंदर अब्बास तो कभी केशम आइलैंड, अगर उन पर दोबारा हमला हुआ तो इसका अंजाम और भी भयानक ईरान की तरफ से होगा। इस घटना ने खाड़ी देशों को युद्ध की कगार पर एक बार फिर, हालांकि दोनों ही देश दावा कर रहे हैं कि अभी सीज फायर है, लेकिन ये जो चिंगारियां हैं ये कभी भी एक शोले का रूप ले सकती है और आग युद्ध की भड़क सकती है। ईरान ने आज अपने हमले में कुवैत को निशाना बनाया। ईरान ने सवेरा होते ही कुवैत में जो अमेरिका का हवाई अड्डा है, अमेरिकी बेस है, उससे निशाना बनाया और कुवैत ने कहा कि उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने कुवैत की ओर आ रहे ड्रोन और मिसाइलों को रोकने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल्स फायर की। ईरान के हमले को कुवैत के मुताबिक पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया। ईरान की ओर से दागी गई मिसाइल को बाकायदा कैमरे में कैद किया गया। नीले आसमान में अगर आप ध्यान से देखिए तो वो सफेद लकीर साफ तौर पर दिख रही है और कुवैत में इसका खौफ था। ये जो आप एयर रेड सायरन सुन रहे हैं, पूरे कुवैत में इस हमले के साथ सायरन बजने लगे। कुवैत ने अपनी जमीन पर ईरान के हमलों की निंदा भी की है। वहां के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि ईरान के हमले इस पूरे क्षेत्र में तनाव कम करने के जो प्रयास हैं उन्हें इस समय कमजोर कर रहे हैं। साथ ही कुवैत ने यह भी कहा कि वो अपने देश की सुरक्षा के लिए जो भी कदम जरूरी होगा उसे उठाने का उसको पूरा अधिकार है। दूसरी तरफ आईआरजीसी ने भी, यानी ईरान की सेना ने भी दावा किया कि उसने कुवैत में अमेरिका के उस सैन्य अड्डे को निशाना बनाया जहां से ईरान के केशम द्वीप और गोरुक पर अमेरिका ने हमले किए थे। यानी ईरान ने देखा कि हमला कहां से हुआ, कुवैत में अमेरिकी एयरबेस से हमला हुआ तो उन्होंने पलटवार कुवैत पर किया और वहां पर भी केवल अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। आईआरजीसी का दावा यह है कि उसका हमला पहले से तय था। अगर अमेरिका फिर से ऐसी हिमाकत करता है तो पूरे मध्य पूर्व में जिस अमेरिकी एयरबेस से या अमेरिकी बेस से हमला हुआ तो जवाब अलग होगा और जबरदस्त होगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी अमेरिका पर ही होगी। कुवैत पर ईरान का हमला होते ही अमेरिका ने भी एक बड़ा दावा किया। ईरान के खिलाफ मोर्चा संभाले अमेरिका का जो सेंटकॉम है, यानी सेंट्रल कमांड, अमेरिका के सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि उसने शनिवार और रविवार 2 दिन ईरान के 2 ठिकानों पर हमला किया। यूएस सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि इस वीकेंड उसने इराक के गोरुक और केशम द्वीप में ईरान के रेडार और ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स पर हमला किया। अमेरिका ने इसे डिफेंसिव ऑपरेशन करार दिया, यानी अपनी आत्मरक्षा में किया गया हमला करार दिया। उसने दावा किया कि यह नपे तुले और सोचे समझे हमले ईरान की जो आक्रामक कार्रवाई है उसके जवाब में दिए गए। यह कार्रवाई उस हमले का जवाब थी जिसमें ईरान ने एक अमेरिकी MQ-1 ड्रोन को मार गिराया था। अमेरिका ने दावा किया कि ड्रोन पर हमला तब हुआ जब वो ड्रोन अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र के ऊपर उड़ान भर रहा था, वो ईरान के ऊपर नहीं था। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान की जो हवाई सुरक्षा प्रणाली है उसको ध्वस्त किया और ईरान का जो ग्राउंड कंट्रोल सेंटर है जहां से वो अटैक का आदेश हुआ था
दोनों पर वन वे हमलावर ड्रोन वहां भेजे और एक मिसाइल बेस को और एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को ध्वस्त कर दिया। यह ड्रोन क्षेत्रीय जल क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा बने हुए थे, ऐसा अमेरिका ने दावा किया। इस कार्रवाई में भी किसी अमेरिकी सैनिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ऐसा सेंटकॉम ने कहा। वैसे ईरान का दावा यह है कि उसके गोरोक और केशम द्वीप पर जो हमला था वो कुवैत में जो अमेरिकी एयरबेस है वहां से हुआ था। इसीलिए पहले 28 मई को जब ईरान की बोट समुद्र में माइंस बिछा रही थी, तब भी अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था। ईरान उस हमले के बाद भी कुवैत में अमेरिका का जो अली अल सलेम एयरबेस है उस पर उसने हमला किया था। यह हमला फतेह मिसाइल से किया गया। उस हमले का बाकायदा एक वीडियो जारी किया गया। यह कहा जा रहा है कि उस हमले में 4 अमेरिकी सैनिक और 3 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यानी 3 ठेकेदार जो वहां पर काम कर रहे थे उन्हें चोट पहुंची है, लेकिन कोई भी गंभीर रूप से जख्मी नहीं है। एयर रेड सायरन सुनते ही सभी शेल्टर में भागने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमले के दौरान सैनिकों में दहशत थी। यह ईरान का बड़ा दावा है। ईरान ने कहा कि उसकी तरफ से एक बहुत सधा हुआ हमला हुआ और उसके भीतर जब भी अमेरिका का हमला होगा तो वो पलटवार करेगा, एस्केलेट नहीं करेगा, यानी युद्ध का स्तर बढ़ाएगा नहीं, लेकिन वार का पलटवार जरूर होगा। जहां से वार होगा उसी जगह पलटवार होगा, ताकि अमेरिका को पता चल सके कि ईरान कमजोर देश नहीं है, ईरान की शक्ति भी उतनी ही है या ईरान के मुताबिक उससे ज्यादा है। और अब हम आपको बताते हैं कि अमेरिका और ईरान एक दूसरे के किन किन ठिकानों को निशाना बना रहे हैं और कब कब। कुल मिलाकर 4 ठिकाने बेहद महत्वपूर्ण है, जिसे हम एक बड़े स्क्रीन पर आपको दिखाने का अब प्रयास कर रहे हैं। जो पहला ठिकाना है वो कुवैत का बहुत ही संवेदनशील एक एयरबेस है। कुवैत में अमेरिका का एयरबेस है, इसे अल सलेम एयरबेस कहा जाता है। यहां पर अमेरिका अब हम आपको अलग अलग जगह पर दिखा रहे हैं किसने कहां हमला किया और क्या दावे किए गए हैं दोनों ही तरफ से। सबसे पहले ये छोटा सा कुवैत, ये हॉर्मुज जलडमरू मध्य को आप समझ ही गए हैं, ये पर्शियन गल्फ है, ये वो छोटा सा इलाका हॉर्मुज का, और उसके बाद यहां अरब सागर का वो बड़ा इलाका। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ पर्शियन गल्फ के ये छोटा सा कुवैत है, फिर यहां पर इराक आ जाता है और यहां नीचे सऊदी अरेबिया और उस तरफ ओमान आ जाता है। मानचित्र पर आप यह पूरा अब इतने महीनों में भली भांति समझ गए। छोटा सा कुवैत। दावा क्या है? ईरान का दावा है कि कुवैत से यहां पर 2 बहुत महत्वपूर्ण ईरान के एयरबेसेस को, ईरान के मिसाइल बेसेस और ड्रोन सेंटर्स को निशाना बनाया गया। अच्छा, इसको अगर आप जरा ध्यान से समझें, बहुत ही सुनियोजित तरीके से अमेरिका टारगेट कर रहा है उन जगहों को जहां से जब अमेरिका अपना शक्ति प्रदर्शन करेगा हॉर्मुज में घुसने के लिए, तो जहां जहां से ईरान वार कर सकता है उनको धीरे धीरे सीजफायर रहते हुए ध्वस्त किया जा रहा है। आप इसे डिफेंसिव एक्शन कह सकते हैं, आप इसे सीजफायर कह सकते हैं, लेकिन देखिए पहले आपको याद है 4 दिन पहले जब पहला हमला हुआ था तो वो भी बंदर अब्बास पे हुआ था। बंदर अब्बास इस जगह आता है, तो बंदर अब्बास को ध्वस्त किया गया, गोरुक को ध्वस्त किया गया, केशम द्वीप पर इसको ध्वस्त किया गया, और ईरान ने जब पलटवार किया तो उसने कुवैत को टारगेट करने की कोशिश की, जिसमें दावा किया कि पर्शियन गल्फ के ऊपर ही यहां पर जो इनकमिंग मिसाइल्स थी उनको ध्वस्त कर दिया गया ईरान की तरफ से। लेकिन बंदर अब्बास को निशाना बनाना, बंदर अब्बास ईरान का सबसे महत्वपूर्ण एक बेस है और बंदरगाह है। इसके अलावा 2 और ठिकानों केशम द्वीप और गोरुक, इसे निशाना बनाया गया। यानी ये जो बेल्ट है जहां से ईरान वार कर सकता है, अगर कोई जहाज पर्शियन गल्फ में आने का प्रयास करे, फारस की खाड़ी में आने का प्रयास करे अरब सागर से, तो जहां जहां से ईरान वार कर सकता है उन एयर डिफेंस सिस्टम्स को अमेरिका ध्वस्त कर रहा है, उन ड्रोन सेंटर्स को अमेरिका ध्वस्त कर रहा है। तो एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत इस समय सेंटकॉम कार्रवाई कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि सीज फायर है, और वैसे सीज फायर है, लेकिन सीज फायर के बावजूद ऑपरेशंस चल रहे हैं। अमेरिका और इजराइल दोनों के तमाम दावे भी हैं। अच्छा, अमेरिका और ईरान के जो दावे हैं वो भीषण बमबारी हो भी रही है, उसको धता बता रहे हैं कि यहां पर सीज फायर चल रहा है। ईरान ने युद्ध के मोर्चे पर एक पलटवार कर दिया है। अमेरिकी मीडिया नेटवर्क CNN की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक
दुनिया के जो विशेषज्ञ और खुफिया एजेंसी है वो चौंक गए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से आई इस रिपोर्ट के मुताबिक हालिया जंग में अमेरिका और इजरायल के हवाई हमलों ने ईरान के जिन खुफिया अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकानों को मलबे में तब्दील करने का दावा किया था, ईरान ने रिकॉर्ड समय में उनमें से कुछ को फिर से बहाल कर दिया है और वहां से पलटवार करने की स्थिति में है। खुफिया एजेंसियों के तमाम अनुमान के पीछे छोड़ते हुए ईरान ने बेहद तेजी से अपनी सैन्य क्षमता को दोबारा खड़ा कर लिया है। जंग के दौरान अमेरिका और इजरायल ने ईरान के 18 अंडरग्राउंड मिसाइल बेसिस को और 69 खुफिया रास्तों को और सुरंगों को बमबारी कर मलबे से उनके द्वार को बंद कर दिया था। अब खबर यह आ रही है कि उन 69 में से 50 रास्तों को ईरान ने बुलडोजर और डंप ट्रक की मदद से दोबारा खोलकर दोबारा चालू कर दिया है। वहां पर कार्रवाई फिर शुरू हो गई है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका और इजरायल के हमले सिर्फ ऊपर के सतही बुनियादी ढांचों और सुरंगों के केवल मुहाने तक सीमित रह गए थे। जमीन की गहराई के पीछे ईरान ने लगभग 1000 बैलिस्टिक मिसाइल का एक विशाल जखीरा है और उस बैलिस्टिक मिसाइल का जो विशाल जखीरा है 1000 मिसाइलों का, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा, केवल द्वार बंद हुआ था। अब वो डंपर ट्रक से मलबा हटा के द्वार खोल दिया गया, फिर मजबूत कर दिया गया और अब मिसाइलें वहां पर सुरक्षित हैं। जानकारों की माने तो भले ही मिसाइल के उत्पादन उसमें एक समस्या है, उत्पादन प्रभावित भी हुआ, लेकिन रास्तों के खुलने के बाद ईरान के पास उसके लॉन्चर भी हैं, क्रू भी हैं और इजरायल या इस पूरे क्षेत्र में कहीं पर बड़े पैमाने में पलटवार करने में या वार करने में लंबी दूरी की मिसाइल दागने की स्थिति में ईरान इस समय एक बार फिर आ गया है। वैसे इजरायल की मीडिया ने यानी चैनल 12 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने न सिर्फ मिसाइल बेसों को बहाल कर लिया है बल्कि उम्मीद से कहीं तेज रफ्तार से बैलिस्टिक मिसाइल का उत्पादन भी ईरान ने शुरू कर दिया है। इजरायली रक्षा अधिकारियों का अनुमान यह है कि ईरान अगले कुछ महीनों में अपने ड्रोन नेटवर्क को भी, जो पिछले 40 दिन की जो लड़ाई हुई थी उसके बाद खैर जो शांति का दौर आया, फिर नो वॉर नो पीस का दौर, इसमें ईरान बहुत तेजी से अपने हथियारों को फिर से स्थापित कर रहा है। और यह सनसनीखेज खुलासा ऐसे समय हुआ है जब अमेरिका के साथ सीजफायर को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ ईरान ने साफ कर दिया है अब उसे अमेरिका पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। और इस समय का जो घटनाक्रम है उससे साफ है कि पश्चिम एशिया में युद्ध की आग ठंडी होने के बजाय पर्दे के पीछे सुलग रही है। एक हवा का झोंका और यह आग फिर से भड़क सकती है। यह पूरे मध्य पूर्व में इस समय सबसे बड़ा तनाव का कारण है। और इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जंग में ये दो बड़े किरदार हैं। दोनों ही फिलहाल इस युद्ध को पूरी तरह से बंद करने के मूड में तो बिल्कुल नहीं नजर आ रहे हैं। दरअसल इजरायल में इसी साल यानी अगले कुछ महीनों में सितंबर अक्टूबर में संसद यानी सेनेट, वहां के जो केनेसेट है, केनेसेट के चुनाव होने वाले हैं। दूसरी तरफ अमेरिका में नवंबर 2026 में मिड टर्म्स, मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं। इस चुनावी कैलेंडर का मध्य पूर्व में तनाव से आप सोचेंगे क्या संबंध है? अब यह हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि दोनों ही नेता यानी एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू तो दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव में कमजोर दिखते हुए नहीं जाना चाहते और इसीलिए विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव से पहले यह आग और भड़क सकती है। ओमान और कतर के रास्ते वॉशिंगटन और तेहरान के बीच जंग को पूरी तरह रोकने के लिए समझौता अब तक नहीं हुआ है। अमेरिका का ड्राफ्ट तैयार था, लेकिन ट्रंप ने आखिरी समय में उसमें कुछ बड़े बदलाव कर दिए। पहला बदलाव ये था कि किसी भी डील में ईरान को ये मानना पड़ेगा कि वो कभी परमाणु हथियार नहीं बना सकता। उसे अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपना होगा। दूसरा, हुर्मुज़ से जहाजों की मुफ्त आवाजाही हो सकेगी। ट्रंप ने CNN को कोसते हुए लिखा कि वो ये दावा करता है कि ईरान के साथ डील में परमाणु मुद्दे की बात ही नहीं है।
ट्रंप ने कहा कि डील पूरी तरह से इसी मुद्दे पर है कि ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बना सकता। इसके कुछ ही घंटे बाद ट्रंप ने एक और पोस्ट किया। उसमें लिखा, ईरान सच में एक अच्छी डील चाहता है। जो अमेरिका और जो उसके साथ हैं, उनके लिए अच्छी डील होगी। ट्रंप अपने विरोधी दल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ साथ अपने ही दल के कुछ रिपब्लिकन्स को देश विरोधी बताते हैं। वो कहते हैं कि उनकी नकारात्मक बातों से उनके लिए अपना काम और बातचीत को आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा है। ट्रंप कहते हैं कि उन्हें कोई ये न बताए कि वो जल्दी करें या धीरे चलें या युद्ध करें या नहीं। वो आराम से बैठें, अंत में सब ठीक होगा। ट्रंप के इस पोस्ट में गौर करने वाली बात यह है कि वो अमेरिका और अमेरिका का साथ देने वाले यानी नेतन्याहू की बात करते हैं। अगर गौर से देखा जाए तो ये दोनों ही नेता अपने अपने देश में चुनावी अग्नि परीक्षा से गुजरने वाले हैं। इजराइल में इस साल अक्टूबर में चुनाव होने हैं। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी की साख बेहद कमजोर हो चुकी है। जोड़ तोड़कर चल रही उनकी सरकार चुनाव में उतरी तो शायद वापसी न हो, क्योंकि विपक्ष लगातार मजबूत हो रहा है। नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के मामले में केस भी चल रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप की बात करें तो उनकी पार्टी को इसी साल नवंबर में बेहद अहम मध्यावधि चुनाव का सामना करना है। अमेरिका में ईरान युद्ध का विरोध हो रहा है। एक तो महंगाई बढ़ रही है, दूसरा ट्रंप ने अब तक इस युद्ध में सिर्फ गंवाया है, हासिल कुछ नहीं किया। सबसे ताजा तस्वीर ईरान की चेतावनी की और कुवैत पर हुए हमले की है। अमेरिका को ईरान से जंग के मोर्चे पर दो टूक जवाब मिल रहा है। यही वजह है कि ट्रंप ईरान के साथ डील में अपनी शर्तों को सख्त करते जा रहे हैं, ताकि वो ये दिखा सकें कि उन्होंने ऐसी डील की है जो ओबामा के साथ हुई डील से ज्यादा अच्छी है। लेकिन ईरान उनकी शर्तों के आगे झुकने को तैयार नहीं। 39 दिन की जंग में इजराइल अमेरिका के साझा हमलों के बावजूद वो अब भी अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा है। होर्मुज को अब भी बंद कर रखा है। लिहाजा ट्रंप युद्ध से समझौता कर निकलने के बजाय उसे खींचते जा रहे हैं। दूसरी तरफ है नेतन्याहू, जिन्हें वॉशिंगटन में ट्रंप की सोची समझी रणनीति और देरी का सीधा फायदा मिल रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास हमले के बाद से ही नेतन्याहू लोकप्रियता के संकट से जूझ रहे हैं। इजराइल का आगामी चुनाव उनके राजनीतिक जीवन और मरण का सवाल बन चुका है। यही वजह है कि वॉशिंगटन की कूटनीतिक अनिश्चितता के बीच नेतन्याहू ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और गहरा सैन्य अभियान छेड़ दिया है। 900 साल पुराने रणनीतिक ब्यूफोर्ट कासल पर कब्जा करके नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि वो लेबनान के मोर्चे पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। इतना ही नहीं, इजराइल गाजा पट्टी के लगभग 70% से ज्यादा हिस्से पर स्थायी या दीर्घकालिक सैन्य नियंत्रण की तैयारी कर चुका है। उधर तेहरान भी अपनी पुरानी फितरत के मुताबिक इस बातचीत को लंबा खींचने की डिलेइंग टैक्टिक्स अपना रहा है। ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने भी बयान दाग दिया है कि वो अमेरिका पर भरोसा नहीं करते और बिना अपने अधिकार सुरक्षित किए कोई फाइनल साइन नहीं करेंगे। यानी दोनों तरफ से शय और मात का खेल जारी है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, ये जंग सिर्फ मोर्चे पर हथियारों से नहीं बल्कि चुनावी कैलेंडरों को देखकर लड़ी जा रही है। ट्रंप के पास आर्थिक नाकेबंदी और सैन्य दबाव का फायदा है, तो नेतन्याहू के पास लेबनान और गाजा में जमीन पर कब्जा बढ़ाने का मौका। इस बीच ऊर्जा का संकट भयावह होता जा रहा है, जबकि ट्रंप, नेतन्याहू और ईरान तनाव को खींचते चले जा रहे हैं। इन तीनों के चक्रव्यूह में दुनिया बुरी तरह फंस गई है। आज तक ब्यूरो।